ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती है। और आज का दिन न्यू ईयर का होता है। आज का दिन सभी लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन था, लेकिन यहाँ पर लिली को पता नहीं होता है कि आज का इतना खुशी भरा दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल और दुखी दिन बन जाएगा, क्योंकि आज उसने अपने बेटे को खोया हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर वो कॉल लगाने लग जाती है अपने हस्बैंड जाओ को, जहाँ पर जाओ का फ़ोन व्यस्त आ रहा था। एंड यहाँ पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जाओ उससे लव भी करता है या फिर नहीं, क्योंकि उसे ढेर सारे पास के मोमेंट्स याद आ रहे थे जहाँ पर वो तीनों जब साथ में जाया करते थे। तब यहाँ पर जाओ उसके बेटे पर चिल्लाया करता था, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड नहीं हूँ, तो मुझसे तुम इतना फ्रीली बात मत क्या करो। एंड उस समय की भी बात हमें यहाँ पर बताई जाती है जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो चुका था। यहाँ पर वो जाओ को कॉल तो लगाती है, लेकिन जाओ यहाँ पर उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है, कहता है कि मैं कुछ काम में बिजी हूँ। फिर इतने में यहाँ पर वो अपने फ़ोन को चेक करती है, जहाँ पर वो इंटरनेट पर एक पोस्ट को देखती है, जिस पोस्ट को यहाँ पर उसकी बहन डेज़ी ने किया होता है। एंड डेज़ी यहाँ पर होती है जाओ के साथ में, जहाँ पर उसने लिखा हुआ था कि ये मेरे साल भर का सबसे बेस्ट न्यू ईयर है, जहाँ पर मैं अपने फेवरेट पर्सन के साथ इसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। यहाँ पर लिली समझ जाती है कि उसका अब उसके हस्बैंड के साथ रहकर कुछ मतलब नहीं है, और वो कमेंट में यहाँ पर उन्हें हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ यहाँ पर हैप्पी मैरिज भी बोल देती है। इतने में यहाँ पर उस कमेंट को पढ़ लेता है जाओ, और यहाँ पर वो कॉल लगा देता है लिली को। वो उससे बोलने लग जाता है कि इतनी छोटी सी बात पे यहाँ पर तुम चिढ़ क्यों जाती हो। नॉर्मली यहाँ पर तुम्हारी बहन डेज़ी ने कुछ चीज़ को ऑनलाइन खुशी खुशी पोस्ट किया, तुम्हें इतना सरकारिज्म में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड यहाँ पर तुम कब तक पहुँच रही हो। लिली उसे बताने लग जाती है कि वो वहाँ पर नहीं आने वाली है। जाओ उस पर गुस्सा करने लग जाता है, कहता है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम सभी लोग मिलकर एक साथ में खाना खा सके, एंड तुम यहाँ पर नाटक कर रही हो। लिली कहते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जाओ कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही बिगड़ता जा रहा है, ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने से मना कर दूंगा। लिली कहते कि ठीक है, ये तो मेरे लिए अच्छा है, एंड टाइम आ चुका है जहाँ पर अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इतना बोलकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर जाओ खुद शक हो जाता है कि आखिर लिली ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा। फिर बाद में हमें यहाँ पर बताया जाता है कि आखिर क्या हुआ था। यहाँ पर हम जाओ को देखते हैं, लिली को देखते हैं और उसके बेटे एरिक को देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों जाओ के घर पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर एरिक और लिली बहुत एक्साइटेड थे। फिर इतने में यहाँ पर जाओ को कॉल आ जाता है डेज़ी का, जो उसे कहने लग जाती है कि उसकी स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। एंड इतने में यहाँ पर बड़ी ज़ोर से वो ब्रेक को मार देता है। एंड यहाँ पर वो लिली को और एरिक को नीचे उतरने के लिए कहता है। लिली कहते कि तुम बोलना क्या चाहते हो, यहाँ पर हम तुम्हारे घर पर जा रहे हैं ताकि हम तुम्हारे मॉम डैड से हमारी शादी के बारे में बात कर सके। जाओ बोलता है कि देखो वहाँ पर तुम पहुँच जाना, फिलहाल मुझे यहाँ पर डेज़ी के पास जाना होगा, तुमने सुना नहीं कि उसे उसके स्टमक में पेन हो रहा है। बाद में यहाँ पर लिली बोलने लग जाते कि तो फिर हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। जाओ यहाँ पर बोलने लग जाते कि रोड है, तुम्हें कोई भी टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन लिली यहाँ पर से समझाने लग जाती है कि तुम रोड को देख रहे हो कितना ज़्यादा सुनसान है, दूर दूर तक यहाँ पर कोई नॉर्मल बाइसिकल तक नहीं दिख रही है, और तुम्हें क्यों लगता है कि हमें टैक्सी मिल जाएगी। इतने में यहाँ पर एरिक जाओ को डैड करके बुलाता है, जहाँ पर जाओ उस पर चिल्ला ही देता है, कहता है कि मेरी अभी तक तुम्हारी मॉम के साथ में शादी नहीं हुई है और तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो, जो कि तुम यहाँ पर मुझे डैड कहकर बुला रहे हो। यहाँ पर लिली उसे उस बच्चे के साथ ऐसा बात करने से मना करती है। और यहाँ पर एरिक बहुत घबरा जाता है, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर लिली को बोलने लग जाता है कि मॉम मुझे यहाँ से नीचे उतरना है, मुझे आपके साथ चल कर जाना है। फिर वो बेशरम जाओ यहाँ पर उन दोनों को रास्ते पर अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर लिली एरिक को फुटपाथ पर बैठने के लिए बोल देती है, ये कहते हो कि तुम्हारा पैर दुखने लग जाएगा। एरिक कहता है कि नहीं, मैं इस गंदे फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को मैं पसंद नहीं आऊँगा। एंड यहाँ पर लिली अपना जैकेट उतारकर उसे देने लग जाती है, बट फिर यहाँ पर अचानक से उसे हाथ चौंकाने लगता है। एंड उससे पहले से यहाँ पर हार्ट में प्रॉब्लम थी। फिर यहाँ पर लिली को याद आता है कि जितने भी मेडिसिन वाली बॉक्सेस है और उसकी जितने भी मेडिसिन है वो सब कुछ तो कार के अंदर है। एंड यहाँ पर वो जाओ को कॉल लगाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ से कॉल को कट कर देता है। एंड यहाँ पर एरिक की जो सांस है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लिली यहाँ पर घबराते हुए जाओ को कॉल कर रही थी, लेकिन वो बेशरम इंसान उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। एंड यहाँ पर आखिरकार वो बेचारा एरिक दम तोड़ ही देता है, जहाँ पर लिली बहुत रोने लग जाती है। एंड वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली जाओ को ब्रेकअप के लिए बोल रही होती है। एंड यहाँ पर जाओ उस पर चिल्ला रहा होता है। इतने में यहाँ पर डेज़ी अपना पेट दर्द का नाटक वापस से करने लग जाती है। जाओ यहाँ पर लिली से कह देता है कि तुम्हें चुपचाप यहाँ पर आना ही होगा और यहाँ पर नाटक करना बंद करो। इतना बोलकर वो उस कॉल को कट कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो डेज़ी के साथ अपने घर के अंदर जाने लगता है।
एंड यहाँ पर वो नर्स आ जाती है एंड आकर यहाँ पर वो लिली को अपने बेबी एरिक के एशेज देने लग जाती है। यहाँ पर लिली उस बॉक्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है एंड इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर वो अपने आप को दोषी ठहराने लग जाती है। बाद में यहाँ पर वो अपने बेटे के फ़ोटो को लेकर आ जाती है अपने घर पर, यानी कि उसके बेटे का फ्यूनरल भी हो चुका होता है एंड यहाँ पर कई दिनों का वो उस सोफा पर बैठी रह जाती है एंड सदमे में चली जाती है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है ज़ाओ, जो बोलने लग जाता है कि इतनी रात को तुमने लाइट्स क्यों ऑन कर रखी है। एंड यहाँ पर आकर वो बैठ जाता है। यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम 7 दिन बाद यहाँ पर आए हो। ज़ाओ कहता है कि लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो, ठीक है। एंड यहाँ पर वो उसके पास चला जाता है उसे किस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिली खुद ब खुद पीछे हट जाती है। ज़ाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बोलने की। लिली यहाँ पर अपने बेटे की तस्वीर को देखे जा रही थी और ज़ाओ उस पर चिल्लाया जा रहा था कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। लिली यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि उस दिन तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। ज़ाओ बोलने लग जाता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, ऐसे भी यहाँ पर वो बेचारी कितने टाइम बाद चाइना पे लौटी है तो मैं बस उसकी फ़िक्र कर रहा था और उसकी स्टमक में इतना पेन था, इस वजह से मुझे उसे कंपनी देना पड़ा। लिली यहाँ पर उसे समझाने लग जाती है कि अगर किसी को पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है या फिर कोई मर भी रहा होता है तो वो डॉक्टर को कॉल लगाता है एंड तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना कि तुम वहाँ पर जाओगे और उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ज़ाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो लिली को ओवर रिएक्ट करने से मना करता है एंड यहाँ पर वो वेडिंग के सर्टिफिकेट को दिखाने लग जाता है। कहता है कि देखो ये हमारा इन्विटेशन है जहाँ पर मैंने और डैड ने ऑलरेडी डेट्स और चीज़ें डिसाइड कर ली है, तो फिर तुम अपने किसी भी रिलेटिव्स को जाकर ये दे देना ताकि वो लोग शादी में आ सके। लेकिन यहाँ पर लिली उसे बोलने लग जाती है कि इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। लिली यहाँ पर उसे ये तक कहती है कि अब बहुत देरी हो चुकी है और हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ज़ाओ यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो गई हो, तुम क्या यहाँ पर एरिक के अगेंस्ट जा रही हो। तुम्हें पता है ना कि एरिक कितने टाइम से चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर ले और तो और वो मुझे डैड बुला सके। वो कहने लग जाते हैं कि एरिक अब तुम्हें डैड नहीं बुला पाएगा। ज़ाओ कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो। एंड यहाँ पर बाद में उसे वो बात याद आने लग जाती है जहाँ पर बेचारा एरिक बड़े अच्छे से रेडी हो रहा था ताकि वो डिसेंट दिख पाए और उसे ग्रैंडमा और उसे ग्रैंडपा उसे पसंद कर पाए एंड बहुत जल्दी अंकल यहाँ पर लिली के साथ शादी कर ले ताकि वो उस अंकल को अंकल नहीं बल्कि डैड बुला सके। यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है तो वो अपनी मॉम से अपने आउटफिट के बारे में पूछने लग जाता है और उसकी मॉम कहती है कि देखो तुम ऑलरेडी क्यूट हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें इतना ड्रेसअप होने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे भी बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें मोटे मोटे कपड़े पहनने चाहिए। बट यहाँ पर वो कोई मोटे कपड़े पहनने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं फिर उन्हें मैं मोटा लगने लगूंगा तो फिर वो लोग मुझे ऐसा ना समझे कि मैं मोटा हूँ, मैं एक्सरसाइज ही नहीं करता हूँ। बेचारी यहाँ पर लिली सोच रही होती है कि ये छोटा बच्चा न जाने क्या कुछ नहीं सोच लेता है। फिर यहाँ पर जेनी उसे बता ही नहीं पाती है कि उसका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा है। बाद में यहाँ पर वो चिल्ला कर एरिक को बुलाने लग जाता है पर एरिक यहाँ पर उसकी बातों को सुनता नहीं है। तो फिर यहाँ पर ज़ाओ को लगता है कहीं लिली उसे रास्ते पर ही तो छोड़कर नहीं आ गई है। तो फिर यहाँ पर वो उसकी वॉच पर कॉल लगाने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे उसके लवर नीचे का कॉल आने लग जाता है जहाँ पर लिली भी उस कॉल को देख लेती है एंड ज़ाओ यहाँ पर उसे दूर चला जाता है उससे बात करने के लिए। यहाँ पर ज़ाओ को पता चलता है कि डेज़ी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। तो फिर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ हो जाता है और घबराने लग जाता है एंड वहाँ से जाने लगता है एंड जाते समय यहाँ पर उसका जो पैर है वो उसके एरिक के फ़ोटो से टकरा जाता है तो एरिक का फ़ोटो भी नीचे की ओर गिर जाता है। लिली यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर डेज़ी की फ़िक्र है लेकिन मेरी फ़िक्र तो तुम्हें आज तक हुई ही नहीं है। एंड यहाँ पर हमें पास की बात बताई जाती है जहाँ पर लिली बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, लेकिन यहाँ पर ज़ाओ को तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर यहाँ पर लिली का बेबी एरिक उसकी बहुत हेल्प कर रहा था। ज़ाओ ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि उसे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है एंड यहाँ पर लिली एरिक को थैंक यू बोल रही होती है उसकी मेडिसिन का ध्यान रखने के लिए। फिर बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ज़ाओ उस वेडिंग इन्विटेशन को वहीं टेबल पर रखकर चला जाता है, ये कहते हुए कि शादी के लिए ढंग से रेडी भी हो जाना। एंड यहाँ पर लिली अपनी बेबी की फ़ोटो की ओर चली जाती है और उसे देखकर रोने लग जाती है, कहते कि मुझे पता है तुम्हारा सपना था एंटार्क्टिका में जाकर पेंगुइन सीखने का, लेकिन तुम्हारे अंकल इस सपने को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास अपनी लवर के अलावा किसी और के लिए टाइम कहाँ पर है। बट यहाँ पर मैं तुम्हारी आखिरी विश को ज़रूर पूरा करूँगी। बाद में यहाँ पर जेनी अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर सारा का सारा रिसर्च कर रही होती है एंड यहाँ पर फाइनली उसे एक अच्छी डेट मिल जाती है और फ्लाइट की टिकट भी। तो फिर यहाँ पर वो उस एयरलाइंस में कॉल कर अपनी टिकट को बुक कर देती है एंड जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो बताने लग जाता है कि मिस्टर ज़ाओ ने यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च की खुशी में एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है
जहाँ पर आपको भी आना है। जेनी को उस इवेंट में नहीं जाना होता, लेकिन वो चाहती है कि जाते जाते एटलीस्ट वो उसे एक अच्छा फेयरवेल ज़रूर देगा जाए। तो फिर यहाँ पर वो वहाँ पर आने के लिए रेडी हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो होस्ट भी न्यू प्रोडक्ट की तारीफ करने लग जाता है। एंड ये न्यू प्रोडक्ट किसी और ने नहीं बल्कि लिली ने ही इन्वेंट किया होता है। फिर यहाँ पर वो प्रोडक्ट की ओनर को आकर इसके बारे में स्पीच देने के लिए कहता है। तो फिर यहाँ पर लिली जाने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर आकर जाओ से रोकने लग जाता है। लिली कहता है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, मेरी स्पीच शुरू होने वाली है। जाओ कहता है कि तुम्हें स्पीच देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिली कहते हैं कि ऐसा क्यों। एंड जाओ यहाँ पर स्टेज की ओर इशारा करने लग जाता है, जहाँ पर वो डेज़ी को देखती है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलने लग जाती है कि उस वॉच को मैंने इन्वेंट किया है, तो फिर वो प्रोडक्ट की ओनर मैं हूँ और ये स्पीच मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ही इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी और वो मेरा प्रोडक्ट है ना कि बल्कि डेज़ी का। जाओ यहाँ पर उसे बोलने जाता है कि देखो अब ज़्यादा नाटक करो भी मत, प्रोडक्ट तुमने बनाया हो या उसने बनाया हो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी डेज़ी इस फील्ड में नहीं हुए। तो फिर यहाँ पर उसे कुछ रिसोर्सेज की और तो यहाँ पर जान पहचान की ज़रूरत तो पड़ेगी। बाद में यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर लिली उसे पूछने लग जाती है कि कल रात को लगता है तुमने यहाँ पर एरिक को कॉल किया नहीं है। जा कहता है कि हाँ मैं उसे कॉल करना भूल गया था। फिर यहाँ पर वो उसे याद दिलाता है कि कल उनकी वेडिंग है। यहाँ पर वो उससे पूछता भी है कि तुम वेडिंग के लिए रेडी तो हो ना। एंड यहाँ पर लिली कहती कि हाँ मैं कल के दिन के लिए बहुत अच्छे से रेडी हूँ। जहाँ पर जा जब एरिक को कॉल लगाने जाता है तो लिली उसे कॉल करने से मना कर देती है और वो उसे बताने ही वाली थी कि एरिक इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इतने में यहाँ पर डेज़ी की स्पीच खत्म हो जाती है एंड डेज़ी यहाँ पर जानबूझकर आग में घी लगाने के लिए आ जाती है। एंड आती है यहाँ पर वो शैम्पेन की ग्लास लिली को देने लग जाती है। और यहाँ पर वो लिली को उसकी स्पीच देने के लिए थैंक यू बोलने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर लिली डेज़ी को इग्नोर करती है। तो फिर यहाँ पर जाओ वो जो शैम्पेन का ग्लास होता है वो डेज़ी के हाथ से ले लेता है और यहाँ पर वो डेज़ी को बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करता है, जहाँ पर लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड वो ग्लास वो जाओ से लेकर पूरा का पूरा ड्रिंक एक साथ ही पी जाती है एंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जाओ से रोकने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर वो जाओ की एक भी बात को नहीं सुनती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपने कैबिन में जाकर अपना सारा का सारा सामान पैक कर रही होती है। इतने में यहाँ पर डेज़ी ने उसे कुछ फ़ोटो सेंड कर दिए होते हैं। तो फिर यहाँ पर लिली उन फोटोज़ को मर्ज कर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है एंड कैप्शन में लिख देती कि अब मैं इस कंपनी से क्विट कर रही हूँ। दूसरे यहाँ पर उन सभी का ध्यान चला जाता है उन पोस्ट पर एंड इवेंट में सभी लोग यहाँ पर जाओ की ओर देखने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर जाओ भी उस पोस्ट को देखकर तुरंत ही भाग जाता है अपनी कंपनी की ओर एंड यहाँ पर वो लिली को आकर गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। एंड यहाँ पर वो उसके हाथ को ज़ोर से पकड़कर मरोड़ने लग जाता है। लिली को वो दिन याद आता है जहाँ पर उसने लिली का हाथ पकड़ा हुआ था ताकि वो लिली का साथ कभी ना छोड़ सके। और हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर जाओ ने लिली को एक कुंडे से बचाया हुआ था अपनी जान को जोखिम में डालकर, लेकिन आज वही इंसान उसकी जान को लेना चाहता है। यहाँ पर जाओ जैसे उसे कैबिन में आता है वो आती है उसके सारे के सारे बॉक्सेस को फेंक देता है और इस पर चिल्लाने लग जाता है। लिली कहते हैं कि तुम तो ज़रा सा भी क्यूरियस नहीं हो कि आखिर वो फोटो मुझे कहाँ से मिली है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ लिली को वो पोस्ट डिलीट करने के लिए कहता है। जाओ का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि लिली उस तस्वीरों को डिलीट कर दे और यहाँ पर वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। जहाँ पर दूसरा हम डेज़ी को नाटक करते वो देखते, यहाँ पर वो टेरेस से कूदने का नाटक कर रही थी एंड इतने में यहाँ पर असिस्टेंट भागते हुए आ जाता है और उन्हें ये बात बताने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर जाओ भी भागते हुए टेरेस की ओर चला जाता है और यहाँ पर लिली अपना सारा सामान वापस से लेने लग जाती है। सभी लोग यहाँ पर डेज़ी को समझा रहे होते कि उसे ऐसा कोई कदम नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेज़ी उनमें से किसी को भी अपनी ओर बढ़ने ही नहीं देती है। फिर यहाँ पर जाकर से समझाने लग जाता है, जहाँ पर डेज़ी साफ साफ उसे कह देती कि नहीं ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड मैं यहाँ पर इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं जी सकती। वहाँ पर से जब आप लिली जा रही होती है बजाय यहाँ पर उसे रोकर उसे उस तस्वीर को डिलीट करने के लिए कहता है। तो फिर यहाँ पर लिली उन फोटोज़ को डिलीट भी कर देती है, जिसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर डेज़ी उसके पास आ जाती है उसे हक करते हुए एंड यहाँ पर लिली उन्हें ऐसा देखकर और भी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो 0% यानी कि 0.1% का होप बचा हुआ भी था वो तो अब खत्म हो चुका है। यहाँ पर सभी लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं डेज़ी और जाओ की एंड अप्रिशिएट कर रहे होते हैं एंड यहाँ से लिली चुपचाप चली जाती है, जहाँ पर जाओ से रोकता तक नहीं है एंड पूछता तक नहीं है कुछ भी। फिर बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे उनके वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जाओ रेडी होकर आया हुआ था एंड यहाँ पर वो अपने इस वेडिंग के लिए बहुत एक्साइटेड था। बाद में यहाँ पर होस्ट आकर उन सभी को इस वेडिंग में आने के लिए शुक्रिया बोलने लग जाता है और इस वेडिंग की शुरुआत हो जाती है। फिर साथ साथ हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुली रेडी हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसने कोई ब्राइट वाला गाउन पहना ही नहीं होता है एंड यहाँ पर होस्ट ब्राइट को एंट्री करने के लिए बोलता है।
एंड बाद में यहाँ पर सभी की नज़र डोर की ओर चली जाती है, जहाँ पर जाओ बहुत खुश होता है। लेकिन वहाँ पर वो सभी लोग डोर से डेज़ी को आते हुए देखते, ना कि लिली को। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर हम यहाँ पर लिली को देखते जो कि रेडी होकर अपना लगेज लेकर जा रही होती है। और यहाँ पर वो घर की आसपास की सारी चीज़ों को देखने लग जाती है। फिर यहाँ पर वो एरी के फ़ोटो फ्रेम को देखती है और उससे बात करने लग जाती है। कहती है कि ईयरिंग और नेकलेस याद है, तुमने ये मेरी वेडिंग के लिए ख़रीदा हुआ था, लेकिन ये ईयरिंग और नेकलेस मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जिसके सामने तो ये वेडिंग कुछ भी नहीं है। तो मैं इसे हर रोज़ पहना करूँगी एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे विश को पूरी करने के लिए जा रही हूँ, जहाँ पर से वो जा रही होती है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो अपने एरिक की वॉच भी पहन लेती है और वो वही वॉच होती है जो कि उसने इन्वेंट की हुई थी। एंड वापस से हम यहाँ पर वेडिंग के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो पागल डेज़ी स्टेज पे खड़ी होकर ब्राइड की जगह पर खड़ी होकर बोल रही होती है कि मैं कहीं वेडिंग में आने तो देर तो नहीं हो गई। एंड यहाँ पर सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि स्टेज पर से उतरो, वो ब्राइड की जगह है। एंड अंकल आंटी यानी कि जाके मॉम उसे बताने लग जाते कि तुम देरी से यहाँ पर नहीं आई हो, ऐसे भी अभी तक तो लिली आई भी नहीं है। वे सभी लोग यहाँ पर सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर लिली होगी कहाँ पर। एंड यहाँ पर डेज़ी आँख में घी लगाने का काम करना शुरू कर देती है। कहती है कि क्या पता वो ट्रैफिक में हो, लेकिन क्या पता उसे सोने की बहुत बुरी आदत है, तो फिर वो सो गई हो। अंकल आंटी यहाँ पर गुस्से में आ जाते कि इतने इंपॉर्टेंट दिन पर कोई कैसे सो सकता है, उस लड़की तो को कोई तहजीब ही नहीं है, ऐसी लड़की के साथ आकर हमारे बेटा शादी क्यों कर रहा है, ऐसी लड़की को तो हम हमारे घर की बहू बना भी नहीं सकते। तो यहाँ पर सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, आखिर एक लड़की अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दिन कैसे मिस कर सकती है। और यहाँ पर अंकल आंटी जाओ को से कॉल लगाने के लिए बोल देते, जहाँ पर जाओ से कॉल लगाने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो मन में कह रहा था कि एक बार शादी को हो जाए तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर पहुँच गई थी। एंड यहाँ पर वो अपना सिक्योरिटी चेक करवा रही होती है। पर इतने में यहाँ पर वो उसके कॉल को देखकर पिक कर लेती है और वो यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है एंड पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ तक पहुँची हो। एंड बैकग्राउंड में यहाँ पर उसे एयरपोर्ट की जो अनाउंसमेंट होती है उसकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रही है। एंड यहाँ पर लिली उसे बताने लग जाती है कि वो तो एयरपोर्ट पर है। जहाँ यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहते हैं कि लगता है तुम भूल रही हो आज हमारी वेडिंग है, जल्दी से जल्दी रेडी होकर यहाँ पर आ जाओ। लिली कह रही कि तुम तुम्हारी शादी खुद ही के साथ कर लो, मैं वहाँ पर नहीं आने वाली हूँ। जाओ यहाँ पर उसे मजाक करने के लिए ना बोलता है कि देखो एरिक यहाँ पर एक डैड को खो देगा और यहाँ पर वो किसी को डैड बुला भी नहीं पाएगा। तो फिर वो उसे बताने लग जाता है कि ठीक है, ऐसे भी एरिक यहाँ पर तुम्हें डैड नहीं बुला सकता है। जाओ उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। लिली कहते कि देखो मेरी फ्लाइट कब देर हो रही है, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। एंड यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर जाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वापस कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यहाँ पर उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। एंड गुस्से में आकर ज़्यादा अपने फ़ोन को सभी के सामने फोड़ ही देता है। सभी लोग ये चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं। अंकल आंटी बोलने लग जाते हैं कि हमने तुमसे कहा था कि वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है। एंड यहाँ पर अंकल आंटी को पता नहीं होता कि उनका बेटा ही नालायक है। फिर यहाँ पर ये अच्छा मौका होता है डेज़ी के पास में, जहाँ पर वो कहते हैं कि देखा तुम यहाँ पर बहुत अच्छी बेटर वुमन को डिज़र्व करती हो। धीरे धीरे यहाँ पर जाओ डेज़ी के पास में आ रहा था। डेज़ी को लग रहा था कि वो आज उसी के साथ में शादी कर लेगा। एंड डेज़ी यहाँ पर से बोलते कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ। एंड वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है, लेकिन जाओ यहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका फ़ोन मांगता है। कहता है कि लिली ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो फिर तुम लिली को अपने फ़ोन से कॉल करो। डेज़ी कहते हैं कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, वो तुम्हें अबैंडन कर चली गई है, लेकिन फिर भी तुम अभी के अभी उसके पीछे पड़े हो। जाओ कहता है कि जितना बोला गया है बस उतना करो। एंड यहाँ पर बाद में डेज़ी को कॉल लगाना ही पड़ता है। बाद में यहाँ पर डेज़ी लिली का कॉल देख लेती है और पिक्का का बोलने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी में यहाँ पर वो जाओ की आवाज़ को सुनती है। जाओ यहाँ पर लिली से कह रहा होता है कि देखो तुम अभी के अभी यहाँ पर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा और ऐसे भी एरिक नाराज़ हो जाएगा। लिली यहाँ पर से बोलने लग जाती है कि लगता है तुम अभी तक किसी बात को समझ नहीं पाए हो, तुम्हें पता भी है कि आखिर उस ईव वाले दिन पर क्या हुआ था। एंड यहाँ पर जाओ पूछने लग जाता है। लिली कहती है कि एरिक हमें छोड़कर चला गया है। जाओ को लग रहा था कि वो गुस्से में घर छोड़कर गया है, तो फिर यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने वाला था, पर इतने में यहाँ पर डेज़ी बोलने लग जाती है कि तुम क्या यहाँ पर जाओ को गुस्सा कर रही हो, उसे गुस्सा दिला भी रही हो, तुम चुपचाप यहाँ पर वेडिंग के लिए आ क्यों नहीं जाती। लिली यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम्हें बड़ा शौक है ना यहाँ पर किसी और के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने का, तो फिर एक काम करो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर लो और मुझे आपसे कॉल मत करना। और यहाँ पर वो उसे कट कर वहाँ से उनका कॉल ब्लॉक कर चली जाने लगती है। जाओ को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अंकल आंटी तो यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि अगर इस लड़की ने यहाँ पर हमें डाउरी नहीं दी होती तो इस लड़की के साथ शादी करने के लिए हम भी कभी राज़ी होते ही नहीं है।
शी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि लगता है हमें इस वेडिंग को कैंसिल ही करना पड़ेगा। एंड वो इस कैंसिल को करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी। अंकल आंटी इस वेडिंग को कैंसिल करने के लिए बोल देते हैं, जहाँ पर जाओ अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होता है। वो कहता है कि मैं लिली को इस तरीके से जाने नहीं दे सकता, मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट जाना होगा। एंड वो तुरंत ही वहाँ से भाग पड़ता है, जहाँ पर डेजी को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर ये लड़का अभी भी उसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि अपना चेकिंग कर रही होती है। एंड बाद में यहाँ पर स्टाफ उससे पूछ रही होती है कि आप इतने उदास क्यों लग रही हो, लेकिन यहाँ पर वो उसे उसकी उदासी का कोई रीज़न बताती नहीं है। एंड बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन इतने में ही उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दूसरे हम यहाँ पर जाओ को देखिए जो कि घर पहुँच चुका था। एंड फाइनली यहाँ पर उसने उस तस्वीर को देख ली थी जिसके ऊपर ब्लैक कलर का रिबन था। एंड चाइना में इसका सिंबल ये होता है कि अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ पर जाकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर इतने में ही डेजी भी वहाँ पर आ जाती है जो कि यहाँ वहाँ चीज़ों को बिखरा हुआ देखती है। वो समझ जाती है कि जाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। एंड यहाँ पर जाओ एरिक की फ़ोटो को पकड़ कर रोने लग जाता है। कहता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, तुमने मुझे यहाँ पर एक बार भी डैड नहीं बुलाया, एंड मैंने तुम्हें यहाँ पर भी एक बार भी अपना सन बोलने के लिए रेडी भी नहीं रहा, और इतना जल्दी तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर उससे वो बात याद आने लग जाती है जिस दिन यहाँ पर उसने उन दोनों को बीच रास्तों में छोड़ दिया था। एंड यहाँ पर लिली ने उसे कॉल लगाने की कोशिश की थी, बट उसने उससे कॉल को इग्नोर कर दिया था। साथ साथ बहुत ही रूडली उसे रिप्लाई किया था। वो रिग्रेट कर रहा होता कि काश वो एक बार के लिए उसकी बातों को सुन तो लेता। फिर उसे वापस से वो ईव वाले शाम की बात की याद आती है जब यहाँ पर वो उसे घर पर खाना खाने के लिए साथ में बुला रहा था, लेकिन यहाँ पर लिली ने ब्रेकअप की बात कर दी थी। वो यहाँ पर बहुत पछता रहा होता है कि लिली की बात करने की वजह से उसे ये तक समझ नहीं आया कि आखिर लिली कौन सी चीज़ से गुजर रही होती है। फिर उसे वापस से कुछ समय पहले की बात याद आती है जहाँ पर लिली ने उसे कहा होता है कि एरिक अब हमसे दूर जा चुका है। उसे लग रहा होता है कि एरिक घर से भागा है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता ये एरिक तो इस दुनिया में नहीं रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके फ़ोटो को पकड़ कर बहुत ज़ोर से रो रहा होता है और उसे बहुत रिग्रेट हो रहा होता है। एंड बाद में हम यहाँ पर वापस से एयरपोर्ट वाले सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर लिली को लग रहा होता है कि जाओ उसके लिए आया होगा, लेकिन हम यहाँ पर न्यू कैरेक्टर छान को देखते हैं जहाँ पर छान देरी से आया हुआ होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने टिकट्स और चेकिंग करना शुरू कर देता है। लिली भी यहाँ पर छान को देखती है एंड यहाँ पर लिली जो है उसका पासपोर्ट गिरा हुआ उसे देने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर छान की नज़र उसकी वॉच पर जाती है तो कहते हैं कि तुम्हारा वॉच तो कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। लिली बताती है कि ये मेरे सन का है। छान बोलता है कि तुम्हारा सन भी है, लगता नहीं है कि तुम्हारा कोई बेटा होगा, आखिर वो कितने साल का है। एंड यहाँ पर लिली को उसकी डेथ की याद आ जाती है। तब वो उदास होते हुए उसे बताने लग जाती है कि वो बस 5 साल तक जिंदा रह पाए। एंड बाद में यहाँ पर छान उसका मन भटकाने की कोशिश करता है। कहता है कि चलो हमें फ़्लाइट के लिए देरी हो जाएगी वरना यहीं पर हमेशा रहना पड़ जाएगा, और वो दोनों तुरंत ही फ्लाइट की ओर बढ़ जाते। फिर वापस से हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ लिली को हर एक जगह ढूंढता है, बट यहाँ पर लिली उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। दूसरा यहाँ पर वो जो डेजी होती है वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना शुरू कर देती है। कहती है कि लिली ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बता रही कि वो तुम्हारा अटेंशन चाहने की कोशिश कर रही है। और तब मैंने कल रात को यहाँ पर लिली को और एरिक को एक साथ डिनर पर जाते हुए देखा है, तो इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे ही हो सकता है। यहाँ पर जाओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर लिली ये सब क्यों करेगी। डेजी बोलते कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, आजकल ऐसी चालाक वुमेन्स बहुत ज़्यादा ही होती है। तुम्हें पता है ना कि तुमने यहाँ पर उसके बेटे को कितना रुका कर रखा ताकि यहाँ पर तुम उसके साथ शादी कर सको और वो तुम्हें डैड बुला सके। एंड इस चीज़ का बदला यहाँ पर लिली तुमसे लेकर चली गई है, तो फिर तुम भी उससे भूल जाओ। यहाँ पर जाओ कह रहा होता है कि हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर उसने एरिक को बर्थ दिया था, और तब मुझे पता नहीं था कि हमारे बीच में ये सब कुछ हो जाएगा। फिर इतने में यहाँ पर वो सब बोलने लग जाती कि टेंशन मत लो, देखना तुम उसे भाव मत दो और वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। इतने में यहाँ पर दरवाज़ा ओपन होने लग जाता है जब मैं इसे कहते कि देखा वो खुद ब खुद यहाँ पर आ गई। एंड यहाँ पर जाओ खुशी खुशी दौड़ कर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर लिली नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट होता है। तो वो उसका गला पकड़कर बोलने लग जाता है कि आखिर तुमने मेरी लिली को कहाँ पर छुपा कर रखा है। असिस्टेंट कहते कि मैंने मैडम को कहीं पर भी नहीं छुपाया, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर मैडम ने मुझे ये चीज़ आपको देने के लिए कही थी। जहाँ पर जाओ ऐसी डॉक्यूमेंट्स को देखता है वो शॉक हो जाता है। बाद में यहाँ पर वो डेजी की ओर देखता है। डेजी कहते कि देखो
जो हो गया उसे भूल जाओ। ऐसे भी वो 7 साल गए तो रिलेशनशिप था और हम दोनों तो एक दूसरे को बचपन से जानते, तो फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर सकते। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे। यहाँ पर वो गुस्से में आकर उसे वो रिपोर्ट्स को दिखाता है, कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तुम यहाँ पर मेरी कंपनी के साथ में फ्रॉड करने की कोशिश कर रही हो। तुमने यहाँ पर जितने भी फंड्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा ही इंक्रिमिनलाइज कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पैसे इधर के उधर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और रही बात तुम्हारी सीरियस बीमारी की, तो फिर तुम्हें कोई भी स्टमक एक या फिर कोई भी बीमारी है ही नहीं, यानी कि तुम मुझसे ये सारी चीज़ें झूठ बोलती आ रही हो। डीजे तो यहाँ पर उन रिपोर्ट्स को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि इसके सारे के सारे पुल खुल जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ सच नहीं है। जॉक कहता है कि आखिर तुम मुझे कब तक उल्लू बनाओगी, इस पर हॉस्पिटल के स्टैम्प से और कंपनी के भी स्टैम्प से। तभी महसूस है कि यहाँ पर तो कंपनी में इतना मन लगाकर काम क्यों किया करती थी। डेजी बाद में यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है, जहाँ पर दस पर चिल्लाने लग जाता है। कहता है कि आखिर तुम इतनी बेशरम लड़की कैसे हो सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मुझे ही मेरी बेटे से और तब मेरी वाइफ से दूर कर दिया। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे भी चीज़ें चाहिए और ऐसे भी बचपन से मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो फिर तुम्हारे साथ शादी करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा बनता है। जाओ से साफ साफ बोल देता है कि जस्ट बिकॉज हम यहाँ पर बचपन से साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ही शादी होकर रहेगी। और ऐसे भी मैं यहाँ पर लिली से लव करता हूँ। डेजी कहते हैं कि ये सब अभी बोलकर क्या मतलब है कि जबकि वो यहाँ से चली गई है, और ऐसे भी अब तुम्हें बाकी की लाइफ मेरे साथ ही स्पेंड करनी होगी। जहाँ यहाँ पर से साफ साफ मना कर देता है, जहाँ पर डीजे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे बोलने लग जाती है कि अगर मेरे साथ लाइफ स्पेंड नहीं करनी थी तो फिर मुझे होप्स क्यों दिए। एंड यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि सारी की सारी गलती खुद ब खुद जाओ की है, क्योंकि जाओ ने ही चीज़ों को बढ़ावा दे दिया था। जाओ ने यहाँ पर डेजी के पेट दर्द के लिए अपनी ही वाइफ और अपने ही बच्चे को अबंडन कर दिया था। और इसके बाद में यहाँ पर स्टोरी तो पूरी आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर हम 5 साल के बाद का सीन देखते हैं। एंड यहाँ पर हम क्यूट सी एमी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लिली को मम्मी बुला रही होती है। वो कहती है कि आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं और इस प्लेस से आप इतना कनेक्टेड क्यों हो। तो यहाँ पर लिली उसे बताती है कि यहाँ पर तुम्हारा भाई बड़ा बड़ा था। और यहाँ पर हम एमी के हाथों में वही वॉच को देखते हैं जो कि यहाँ पर एडी के हाथ में हुआ करता था। एंड फिर बाद में यहाँ पर आ जाता है चान, ये कहते हुए कि तुम दोनों कितना ज़्यादा भागते हो। और यहाँ पर एमी उसे चढ़ा रही होती है कि तुम तो ओल्ड पर्सन बनते जा रहे हो, तुम हमें कभी भी कैच नहीं कर सकते हो, तुम एकदम स्लो टॉर्टॉइस जैसे हो। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो अभी भी उन दिनों की फ़ोटोज़ को देख रहा होता है और उसी दिन को याद कर रहा होता है कि वहाँ पर वो एरिक कितना ज़्यादा खुश था। वो लोग यहाँ पर कितने सारे सॉन्ग्स भी गाए जा रहे थे, लेकिन उसकी इस गलती की वजह से यहाँ पर उसने तीनों की लाइफ को तबाही कर दिया। फिर इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और वो उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब जाकर देने लग जाता है कि लिली यहाँ पर आपकी वेडिंग वाले दिन पर ही साउथ पोल में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो अकेली वहाँ पर गई थी, उसके साथ कोई बच्चा वहाँ पर नहीं था। तो हमें डाउट जा रहा है कि आखिर एरिक को उसने कहाँ पर रखा होगा। फिर इतने में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि प्रिपरेशंस कर दो ताकि मैं यहाँ पर जाकर लिली से मिल सकूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर चांद को उससे क्लाइंट का टेक्स्ट आ जाता है, तो फिर वो लिली से मिलने की प्रिपरेशन कल पोस्टपोन करने के लिए बोल देता है। बाद में हम यहाँ पर चांद को लिली को देखते हैं, जो कि मीटिंग रूम में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर चांद से बोल रहा होता है कि तुमने इस कंपनी के मीटिंग रूम का रास्ता तो ऐसे निकाला कि जैसे यहाँ पर तुम इस कंपनी को सदियों से जानती हो, कहीं तुम यहाँ पर चुपके से अपने लवर से तो मिलने नहीं आती हो। लिली कहते कि लगता है मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि मैं इस कंपनी में 7 साल से भी ज़्यादा काम कर चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में पता है। चांद कहते कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस वजह से हम यहाँ पर अपने आज के इस डील को डिस्क्लोज कर पाएंगे। लिली कहते कि देखो हमारी डील बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट थोड़ा सा अक्रू ज़रूर है। चांद कहता है कि जाने भी दोनों, ऐसे भी वो अपने प्राइवेट मैटर में पड़ा हुआ रहता है, उसका कंपनी में ध्यान आजकल इतना चाहता भी नहीं है। फिर दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि उस मीटिंग रूम में जा रहा होता है, लेकिन उद्यमी वहाँ पर डीजी आ जाती है। एंड डीजी को हम यहाँ पर स्टाफ के कपड़ों में देखते हैं, जिसे समझ आता है कि यहाँ पर वो नॉर्मल साफ़ सफाई वालों के जैसे काम किया करती है। एंड यहाँ पर वो उसे कैबिन के अंदर जाने से मना कर रही थी। फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। एंड हमें यहाँ पर कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है, जहाँ पर डीजी नीचे एरिया में साफ़ सफाई कर रही थी। एंड यहाँ पर वो बाहर से ही लिली को किसी के साथ आते हुए देख लेती है, लेकिन उसे कन्फर्म नहीं होता कि आखिर वो लिली भी है या फिर नहीं। बट यहाँ पर वो लड़की उसे ज़रूर लिली जैसे दिख रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर चांद अंदर की ओर आ जाता है। एंड यहाँ पर वो उस एमी के हाथों में उस वॉच को देखकर एरी के बारे में याद करने लग जाता है और वो एमी के बारे में पूछता है। यहाँ पर चांद बताने लग जाता है कि वो हमारे डिज़ाइनर की बेटी है। दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं लिली को, जो कि वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी। एंड इतने में वहाँ पर आ जाती है डेजी और उसे पीछे से देखकर समझ जाती है कि तुम इतने सालों बाद यहाँ पर क्या कर रही हो।
यहाँ पर लिली डेज़ी को इस तरीके से देखकर शॉक हो जाती है। तो फिर यहाँ पर रोज से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम इस हालत में क्यों हो। एंड डेज़ी बताती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है जहाँ पर मुझे ऐसे क्लीनिंग स्टाफ वर्क करना पड़ रहा है। लिली यहाँ पर कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारे कर्मों का सज़ा मिल रहा है। डेज़ी कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जाओ तुम्हारे उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर लिली उसे याद दिलाती है कि 5 साल पहले यहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, तो फिर यहाँ पर भी वो अपनी मर्ज़ी से आई है। एंड यहाँ पर वो जाओ को इस चीज़ के लिए परस्यू करें तो बिल्कुल भी न्याय है। एंड यहाँ पर लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ जाओ के साथ रहने के बाद कुछ ज़्यादा ही बुरी होती जा रही है। यहाँ पर डेज़ी उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है, लेकिन लिली यहाँ पर उसे साफ साफ कह देती है कि देखो, ये मेरी लाइफ है और मुझे पूरा फ्रीडम है, मुझे जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगी, मुझे इसके तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। दोस्त हम यहाँ पर जाओ और उन सभी लोगों को देखते जो कि यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं लिली का। यहाँ पर जाओ को एक्चुअली पता नहीं होता कि वो डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि लिली है। फिर बाद में यहाँ पर बोलने लग जाते कि लगता है आपकी डिज़ाइनर जरा से भी प्रोफेशनल नहीं है। मीटिंग को स्टार्ट होने में अभी आधा घंटे के ऊपर हो चुका है, लेकिन वो अभी तक तो यहाँ पर आई नहीं है। बाद में यहाँ पर एमी बोलने लग जाती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर मम्मा को कॉल लगाऊँ, और वो अपने वॉच से अपनी मॉम को कॉल लगाने लग जाती है। जहाँ पर जाओ को तो उसका ये वॉच बड़ा पसंद आता है, तो वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर ये वॉच तुम्हारे पास कैसा है। एंड एमी उसे बताती है कि ये वॉच मेरे भैया का था, तो मेरी मॉम ने मुझे दे दिया है। फिर वो उसे उसके भैया का नाम पूछने लग जाता है। एमी कहते कि मुझे तो उनका नाम पता नहीं है, लेकिन हाँ, मॉम उन्हें एंजल कर बुलाती है क्योंकि वो तो फिलहाल हेवन में है। एंड ये बात सुनकर जाओ समझ जाता है कि उसका भाई दुनिया में नहीं है। एंड यहाँ पर उसे शक हो रहा था कि क्या पता एमी का भाई कोई और नहीं बल्कि एरिक ही हो, लेकिन यहाँ पर उसका ये शक मिट जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो एरिक की डेथ हुई ही नहीं थी। एंड यहाँ पर एरिक अभी भी जिंदा ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर छान को आ जाता है कॉल लिली का, जो कि उसे बोलने लग जाती है कि आज की मीटिंग को मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर ठीक नहीं फील कर रही हूँ, तो फिर मुझे घर जाना पड़ेगा। एंड बाद में यहाँ पर छान जाओ से माफ़ी मांगता है और इस मीटिंग को कैंसिल करने के लिए बोल देता है। जाओ कहते हैं कि लगता है तुम्हारे डिज़ाइनर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर यहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट टाइम आने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड छान यहाँ पर घबरा जाता है। जाओ कहता है कि डरो मत, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस डील को अभी के अभी यहाँ पर बिना किसी डिस्कशन के साथ में साइन करना चाहता हूँ। डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ब्रोशर को पढ़ लिया है और मुझे ये प्रोडक्ट बड़ा पसंद आया है। जाओ यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है कि बिना किसी नेगोशिएशन के ये डील तो अब साइन ही हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पे वो मीटिंग खत्म हो जाती है, जहाँ पर डेज़ी बाहर आ जाती है और तरह से बोलने लग जाती है कि 5 साल से मैं यहाँ पर तुम्हारी कंपनी में एज ए स्वीपर काम कर रही हूँ, तुम्हें क्या यहाँ पर मेरे लिए बुला नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाता है कि देखो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर दिया, मैंने एटलीस्ट एज ए फ्रेंड यहाँ पर तुम्हें कोई जॉब तो देकर रखी है, वरना तुम तो जेल में बिलोंग करती हो। बाद में यहाँ पर वो सब बोलने लग जाती है कि तुम ये सब इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि यहाँ पर लिली वापस आ चुकी है। ये बात सुनती यहाँ पर वो शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या लिली वापस आ चुकी है। एंड ये वाली बात को सुनकर डेज़ी को समझ आता है कि लगता है जाओ को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो वो सब बोलने लग जाती है कि तुम्हें यही लग रहा है ना कि वो वापस आएगी, लेकिन वो वापस आने वाली नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। एंड यहाँ से जाओ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जाओ दूर से ही एमी को उस पेस्ट्री को खाते हुए देख रहा था, जहाँ पर उसे अपने एरिक की याद आ जाती है। एंड यहाँ पर वो आकर उसके साथ में बातें करने लग जाता है। एमी को यहाँ पर वो उसकी मॉम के बारे में पूछता है। एमी कहते हैं कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा काम करती है तो वो बिज़ी है, लेकिन वो बहुत जल्दी इस इवेंट में आ जाएंगी क्योंकि ये डिज़ाइन उनका जो है। बाद में यहाँ पर सब बोलने लग जाता है कि ये क्या तुम्हारी बेटी है। चान उसे बताता है कि नहीं, मैं इसका डैड तो ज़रूर बनना चाहता हूँ, ये मेरे डिज़ाइनर की बेटी है और मैं यहाँ पर अपने डिज़ाइनर को 5 साल से परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है जो कि यहाँ पर मेरे प्यार में पड़ ही नहीं रही है। यहाँ पर सब हंसने लग जाता है, कहते हैं कि चलो कोई तो मेरे जैसा आशिक निकला, मैं यहाँ पर किसी का इंतज़ार 7 सालों के ऊपर से करता रहा हूँ, लेकिन उस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा ही गहरी सज़ा दे दी है। बाद में यहाँ पर छान बोलने लग जाता है कि सज़ा का तो पता नहीं, लेकिन वेट करना किसी अपनी लव पसंद के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, लेकिन वो उतना अच्छा भी होता है क्योंकि हमें समझ आता है कि हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग होते जा रहा है और हम एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते जा रहे हैं। तो फिर होपफुली आपका भी बॉन्ड आपकी लवर के साथ में कंप्लीट हो जाए। एंड इतने में यहाँ पर छान पीछे से एक लड़की को देखता है जो कि यहाँ पर उसे लिली जैसे लग रही थी, तो फिर वो धीरे धीरे कर उसके पास जाने लग जाता है। एंड धीरे धीरे जाने के चक्कर में इतने में यहाँ पर डेज़ी आकर उसे
रोक लेती है और वो तो उसे वहाँ से जाने भी नहीं देती। फिर यहाँ पर वो उसे 5 साल पहले की बात को याद दिलाती है कि याद है इसी बैंक्वेट हॉल के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हेल्ड की गई थी और वह एक इवेंट की तरह थी जहाँ पर सभी के सामने मैंने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था और तुमने ही तो यहाँ पर मेरी मदद की थी, तो फिर तुम यहाँ पर मेरी मदद वापस से क्यों नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जाओ से लिमिट क्रॉस करने से मना करता है, कहता है कि तुम एक स्टाफ की नौकरी भी डिजर्व नहीं करती हो, जितना दिया गया उसमें खुश रहो, वरना यहाँ पर मुझे तुम्हें उस नौकरी से भी निकालना होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उस लड़की के पास जाने वाला था वो लड़की तो कब का वहाँ से जा चुकी थी। बाद में यहाँ पर डेज़ी नाटक करने लग जाती है कि उसके स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। जाओ से बोलता है कि देखो ये सब नाटक अब मुझ पर नहीं चलने वाला है। डेज़ी कहते हैं कि तुम समझ नहीं रही हो, 5 साल से मैं यहाँ पर एक नॉर्मल वर्कर की नौकरी कर रही हूँ एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर मुझे शायद से लंग कैंसर भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर जाओ घबरा जाता है एंड ये सारी बातें यहाँ पर एमी सुन रही होती है, तो वो चली जाती है एंड यहाँ पर वो जाओ से पूछती है कि तुम क्या डॉक्टर हो। जाओ कहता है कि नहीं मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। तो फिर एमी यहाँ पर डेज़ी से बोलने लग जाती है कि अगर तुम बीमार हो तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, तुम यहाँ पर अंकल के पास क्यों जा रही हो। अन्य बात को सुनते यहाँ पर जाओ को याद आ जाती है लिली की, जहाँ पर लिली ने भी उसे ये चीज़ किया हुआ होता है एंड बोला होता है कि अगर तुम बीमार होते हो तो फिर चाहते हो तुम यहाँ पर डॉक्टर के पास और मुसीबत में होते हो तो पुलिस के पास में, तुम क्या कोई डॉक्टर थोड़ी ना हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी इस बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। तो उसे यहाँ पर डेज़ी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे रोक देते हैं एंड यहाँ पर चांद तो डेज़ी को चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि पेट दर्द है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक बच्चे को मारने के लिए ताकत तो बहुत ज़्यादा ही बची हुई है, आई बड़ी पेट दर्द का बहाना करने वाली। फिर बाद में यहाँ पर जाओ जो होता है उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे भाई का नाम क्या है। तो फिर यहाँ पर एमी बताने लग जाती है कि लास्ट टाइम मैंने अपनी मम्मा से अपने भैया का नाम पूछा था, तब उन्होंने बताया था कि मेरा भाई का नाम एरिक है एंड इस एरिक का नाम सुनकर वो शॉक हो जाता है। इतने में सारी की सारी लाइट्स बंद हो जाती है एंड यहाँ पर स्टेज पर प्रोडक्ट मैनेजर आ जाती है, यानी कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो कि लिली होती है एंड यहाँ पर जाओ की आवाज़ को ही सुनकर पहचान जाता है एंड जैसे यहाँ पर उसे पीछे मुड़कर देखता है वो वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता है। लिली भी यहाँ पर उसे देखकर शॉक होती है, लेकिन यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को बताने लग जाती है। फिर ये सब कुछ होने के बाद यहाँ से वो जा रही होती है। जाओ को लग रहा था कि वो उसके पास आएगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर करते हुए छान के पास चली जाती है एंड वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर जाओ से रोकने लग जाता है एंड कहता है कि देखो हम पहले जैसी चीज़ें नॉर्मल कर सकते और ये एमी किसकी बेटी है। फिर बाद में यहाँ पर लिली उसे कहती कि इस बारे में तुम्हारा जानना कोई ज़रूरी नहीं है एंड यहाँ पर जाओ को लगने लग जाता है कि क्या पता जानी एमी का फादर हो, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि यहाँ पर मेरे एरिक का क्या होगा, आखिर तुमने एरिक को कहाँ छुपा कर रखा है। गुस्से में आकर यहाँ पर लिली उसे थप्पड़ मार देती है, कहती है कि आखिर तुम कब तक पास की बातों को लेकर चिपके रहोगे, अब यहाँ पे मुझे मेरे पास टॉमस को देना बंद करो। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर जाओ सारी बातें समझ जाता है एंड जान को भी यहाँ पर चीज़ें समझ आ जाती है। फिर बाहर आकर वो उससे पूछने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि जाओ ही एरिक का बायोलॉजिकल डैड था। तो वो उससे कहती है कि हाँ। फिर बाद में यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि लगता तुम इस वजह से मुझे हाँ नहीं बोल रही हो, लेकिन यहाँ पर वो उसे समझाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। चांद बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स अभी भी अटैच होंगी इस वजह से, लेकिन वो भी यहाँ पर समझाने लग जाते कि देखो यहाँ पर जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब प्यार तो हुआ नहीं था एंड ये बात एमी की, तो फिर मैंने एमी को अडॉप्ट किया था। एमी को अडॉप्ट करने के बाद मेरी लोनलीनेस पूरी चली गई थी एंड मैं मेरी लाइफ में एमी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है जाओ, जो कि इन तीनों को बहुत मुस्कुराते हुए देखता है एंड यहाँ पर बाद में लिली बोलने लग जाती है कि मैं जाकर एरिक से मिलने वाली हूँ। जाओ समझ जाता है कि अब मैं मेरे बेटे से मिल पाऊँगा। यहाँ पर से लिली अपनी कार में बैठ जाती है, तो फिर यहाँ पर तो जाओ भी आकर बैठ जाता है एंड जाओ यहाँ पर जिद को पकड़ लेता है। लिली यहाँ पर उसे कार से उतरने के लिए कहती है, जाओ कहता है कि नहीं मैं एरिक को एक बार डैड बोलते हुए सुनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पक्का यहाँ से चला जाऊँगा। लिली कहती कि ठीक है। फिर बाद में वहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं और वो लोग सेम ठीक उसी रास्ते पे आते हैं जहाँ पर 5 साल पहले जाओ ने लिली को रास्ते में अकेला छोड़ दिया था। जाओ कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हो एंड यहाँ पर लिली ठीक उसी जगह पर कार को रोक देती है और उसे वहाँ से उतार देती है। जाओ कहता है कि तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुमने यहाँ पर प्रॉमिस किया था
लिली कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें यहाँ पर समझ में तो आना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हें टैक्सी कितनी आसानी से मिल जाएगी। पर यहाँ पर जाओ को उतरना ही पड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर लिली के उस नंबर प्लेट को ट्रेस करने के लिए बोलता है। एंड यहाँ पर लिली चली जाती है एरिक के ग्रेवयार्ड पर। एंड यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांग रही होती है उस दिन के लिए कि उसने उसकी जान नहीं बचा पाई। फिर बाद में यहाँ पर इतने में ही पहुँच जाता है जाओ, जो कि यहाँ पर अपने बेटे का ग्रेवयार्ड देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पर वो रोने लग जाता है। तो इस सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर वो उस पर लगाने लग जाता है कि तुमने यहाँ पर मुझे उससे दूर रखा। एंड देखो उसकी ये क्या हालत हो गई। लिली यहाँ पर उस पर चिल्लाती है, कहती है कि मुझे इसके लिए दोषी मत ठहराओ, सारी की सारी गलती तुम्हारी है। एंड यहाँ पर वो उसे उस दिन के बाद को याद दिलाने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जाओ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। फिर यहाँ पर उसे समझ आ रहा था कि आखिर जब एमी यहाँ पर उसके भाई की बातें कर रही थी तब तक कुछ ऐसा क्यों लग रहा था कि वो एरिक की बातें ही किए जा रही है। जाओ यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पर लिली उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती और यहाँ पर वो एमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में वो लोग अपने पुराने घर पर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद पैकिंग करके वो लोग जाने लगते हैं। एंड यहाँ पर जाओ से मिलने के लिए आ जाता है। एंड एक आखिरी मौका बोलने लग जाता है। फिर यहाँ पर लिली एमी को ऊपर खेलने के लिए भेज देती है। एंड जाओ को यहाँ पर समझाने लग जाती है कि देखो हमारे के बीच जो कुछ भी था वो शुरुआत में ही ठीक था, लेकिन हम दोनों अब बदल चुके हैं। एंड खास करके तुम्हारे पास बदलने का मौका था, लेकिन बार बार मौका देने के बाद भी तुमने उस मौके को गंवा दिया। तो फिर अब एक और चांस तो तुम डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते हो। यहाँ पर जाओ से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लिली से कहती है कि देखो अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट करते रहोगे तब तुम इस बारे में एक बार भी मुझसे नहीं बोलोगे। एंड जाओ यहाँ से चुपचाप जाने लग जाता है, जहाँ पर लिली और वो लोग जाने लग जाते हैं। लेकिन वापस से यहाँ पर जाओ आ जाता है, कहता है कि इस बार मैं चांस मांगने नहीं आऊँ, लेकिन क्या प्लीज़ जाने से पहले मैं एक बार यहाँ पर तुम्हें हक कर सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करता कि मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एंड लिली को यहाँ पर जाओ को देखकर एकदम स्टार्टिंग वाले जाओ की याद आ जाती है, जहाँ पर जाओ ने उसे किडनैपर से बचाया हुआ था। एंड वो उसे पूरी रात तक होल्ड करके बैठा हुआ था, ये कहते हुए कि वो लाइफ टाइम उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ऐसा कुछ सच नहीं निकलता। एंड यहाँ पर बाद में वो दोनों एक दूसरे को हक करते। लिली कहते कि हक मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मैं तुम्हें एक प्रॉपर गुड बाय कर सकूँ, इसके बाद मैं तुमसे कॉन्टैक्ट में भी नहीं रहने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो अपना सामान डिक्की में रखने लग जाती है, जहाँ पर दूसरे में डीसी को देखी जो बहुत गुस्से में कार को स्पीड में लेकर आ रही थी। एंड यहाँ पर लिली को टक्कर मारने वाली थी, लेकिन इतने में ही जाओ बीच में आ जाता है और वो कार बड़ी तेज़ी से उसे लगती है, जहाँ पर ढेर सारा खून उसका वहीं पर बह जाता है। यहाँ पर लिली उससे दम तोड़ने से मना करती है, कहते कि हिम्मत रखो एम्बुलेंस अभी आती होगी। जाओ कहता है कि नहीं, मुझे ये मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, अब मैं हेवन में जाकर एरिक से मिलूँगा एंड मैं कुछ समय वहाँ पर उसके साथ बिताऊँगा एंड मैं उसके साथ तो मैं यहाँ पर अर्थ पर देखता रहूँगा। यहाँ पर लिली को बहुत दुख हो रहा होता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे अटैच थी, वो उससे अटैच बिल्कुल भी नहीं है, बट इसलिए यहाँ पर उसकी वजह से किसी और की जान जा चुकी है। एंड इसी के साथ यहाँ पर वो बेचारा भी अपना दम तोड़ देता है। फिर बाद में हम यहाँ पर एरिक के और उसके डैड के ग्रेवयार्ड को देखते हैं, जो कि बाजू बाजू में होता है। एंड यहाँ पर लिली एमी के साथ उन दोनों को विजिट करने के लिए आई हुई थी। एंड यहाँ पर वो बस यही विश कर रही होती है कि एटलीस्ट रियल ह्यूमन लाइफ में नहीं, लेकिन कम से कम हेवन में तो एरिक उसे अपना डैड तो बुला सकता है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर सैडली खत्म हो जाता है।